हे, आपने यूपीआई तो यूज़ किया होगा ना। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है इंडिया का डिजिटलाइजेशन जर्नी कितना साल पुराना होगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना? जी नहीं, ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। सरकार चाहे जो भी हो, बीजेपी या कांग्रेस, राम मंदिर आंदोलन हो रहा हो या एंटी करप्शन मूवमेंट, डिजिटलाइजेशन का काम देश में कभी नहीं रुका है। और इस कारण आज भारत डिजिटलाइजेशन के मामले में विश्व गुरु है। ये बात कितना सच है, इसको समझने के लिए थोड़ा फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। साल 2021 में चाइना से 3 गुना और अमेरिका से 7 गुना ज्यादा 48 बिलियन डॉलर्स के डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में हुए। अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि भारत की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री 2025 तक 2200 करोड़ रुपए की हो जाएगी। टेस्ट में तो हमारा खाना बेस्ट था ही, और अब खाना पहुंचाने में भी, ऑनलाइन डिलीवरीज, उसमें भी हम सबसे आगे हैं। इतने सारे यंग लोगों को पढ़ाने वाला इंडिया का एडिटेक इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ा है। और हमारे यूपीआई प्रोडक्ट्स और रुपे कार्ड, ओ भाई 30 से ज़्यादा देश यूज़ कर रहे हैं, और फ्रांस, ब्राज़ील, रशिया जैसे बड़े बड़े देश भी इसमें शामिल हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले कई सारे ऐसे अचीवमेंट्स मुझे पता ही नहीं थे। हो सकता है आपको भी ना पता हो सकता है आपके दोस्तों को भी ना पता हो। उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एज भारतीय हमें ये सारी डिटेल्स, सारी अचीवमेंट्स पता होनी ही चाहिए। इस वीडियो में हम इन्हीं अचीवमेंट्स के बारे में सबसे डिटेल में बात करेंगे। आई डोंट थिंक कि किसी ने भी यूट्यूब पे इतने डिटेल में कोई ऐसा वीडियो बनाया है। तो पूरे एंड तक देखिएगा। इंडिया की डिजिटलाइजेशन की कहानी स्टार्ट होती है 1995 में। लग रहा होगा ना काफी पुरानी बात है, पर फिर भी ये वेस्टर्न देशों के मुकाबले 10 साल लेट था। 10 साल बाद हमारे यहाँ इंटरनेट आया। हमारे देश में पहली बार विदेश संचार निगम ने इंटरनेट का यूज किया था, पर 1995 में आम जनता के लिए खुला हुआ नहीं था। 1998 में पहली बार प्राइवेट कंपनीज इंटरनेट का यूज कर पाए। इंटरनेट के आते ही आईटी सेक्टर में जो उछाल आया और इंफॉर्मेशन का खजाना खुल गया। लेकिन इसके कारण कई सारे परेशानियां भी चालू हो गई, जैसे कि साइबर क्राइम, डेटा प्राइवेसी और भी बहुत सारी चीजें। सरकार को तुरंत ये बात समझ में आई और उन्होंने आईटी एक्ट बनाने का डिसीजन लिया। आईटी एक्ट ने ई ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, साइबर क्राइम जैसे मुद्दों को टच किया और उनकी नींव रखी। आधार, जो कि आज हमारा डिजिटल आईडी का एक सबसे बड़ा पार्ट, पता है आधार आईडी जो आज हम लोग यूज करते हैं, उसकी नींव 1999 में कारगिल वॉर के ड्यूरेशन में रखी गई थी। उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा कि सिक्योरिटी का काफी इश्यूज हो रहा है, स्पेशली बॉर्डर के पास वाले इलाकों में, क्योंकि वॉर चल रही थी। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक बॉर्डर के आसपास जितने लोग रहते हैं उन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड या यूनिक आईडी दिया जाएगा। ये बात थी 7 जनवरी 2000 की, और इसके 1 साल बाद एक और कमेटी, रंगराजन कमेटी, ने 2001 में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिखा। इस रिपोर्ट में पहली बार नेशनल सिटीजन डेटाबेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी सिटीजन की बात की गई थी। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इतनी इंपॉर्टेंट लगी कि उन्होंने इसे मैंडेटरी करने का प्रस्ताव रखा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डर का सबसे बड़ा कारण था कि उस टाइम काफी ज्यादा लोग डुप्लीकेट पासपोर्ट्स यूज कर रहे थे। इस समय में काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो रहे थे। इसी के कारण 2002 में पहली बार KYC यानी कि नो योर कस्टमर इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, वही जहाँ पर आप आधार लिखते हो और OTP आता है और आप वेरीफाई करते हो या फिर कुछ और। जिनको थोड़ा डिटेल में जानना है कि कौन से स्कैम के कारण KYC आया है, वो केतन पारेख के स्कैम के बारे में पढ़िएगा। और इसके 1 से 1.5 साल के अंदर 2003 में पहली बार पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया, जिसके क्लॉज 14A में सरकार ने कहा कि वो किसी भी सिटीजन को एक रजिस्टर करके यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकता है। और इन सारे इंप्रूवमेंट्स के कारण और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ में काम करने के कारण देश में मोबाइल यूजर्स काफी तेजी से बढ़ने लग गए। अब आते हैं 2004 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की NDA की सरकार गिरी और मनमोहन सिंह जी की UPA की सरकार बनी। UPA की सरकार ने बैकग्राउंड में काफी काम किया डिजिटलाइजेशन पे, और 2008 तक NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग सेटलमेंट्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। और फिर आया 2009 में UIDAI, आधार, जिसने आधार रखी डिजिटलाइजेशन के मॉडर्न एरा की इंडिया में। वैसे UIDAI वो संस्था है जिसने आधार इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए बुलाया गया नंदन नीलेकनी जी को, जो कि नारायण मूर्ति जी के साथ
इन्फोसिस के को फाउंडर भी रह चुके हैं। वैसे नंदन नीलेकनी जी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। उन्हें इंडिया का फादर ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन भी कहा जा सकता है। उनकी बात करेंगे कभी आने वाले वीडियोस में। साल 2010 में पहली बार आधार इशू किया गया और इसी साल 3G बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा पूरे देश में। अब सरकार और प्राइवेट सेक्टर में डिजिटल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से हो रहा था, पर आम जनता को समझाना भी तो था। इसके लिए अगले साल लॉन्च हुआ नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। अच्छा, आप जानते हैं ना कि आज गवर्नमेंट के स्कीम का फ़ायदा आम आदमी तक डायरेक्टली पहुंचाया जा सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत। इसकी नींव मनमोहन सिंह जी ने 2012 में रखी थी, पर आधार से हर कोई खुश नहीं था। जैसे कि कर्नाटका के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज KS पुट्टास्वामी जी, उन्हें डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न्स थे आधार के, और उन्होंने चैलेंज किया कि ये सेफ नहीं है। इसी समय डिजिटलाइजेशन के रास्ते में काफ़ी रोड़े आने लग गए। जैसे कि 2G स्कैम जब बाहर आया तो यूपीए सरकार को काफ़ी घेरा गया इसमें। फिर उसी समय अन्ना हजारे जी का एंटी करप्शन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और 2014 आते आते तक मोदी लहर चल पड़ी और सरकार बदल गई। अब इस नए सरकार ने आधार को कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट प्रोसेसेस से लिंक करना स्टार्ट किया, जैसे कि IT फाइलिंग, नए स्कूल में एडमिशन एक्सेट्रा। थोड़े ही दिनों में पैन कार्ड और मोबाइल नंबर भी आधार के साथ लिंक हो गया, और वो लिंक करना मैंडेटरी हो गया, ज़रूरी हो गया। इन सब के बीच में जो भी आधार कार्ड को हमें लिंक करना था, मैंडेटरी करना था, उनके डेट्स सुप्रीम कोर्ट में चेंज होते गए, आगे बढ़ते गए। पर एक बहुत ही अच्छा चीज हुआ 2014 में, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके तहत देश में करोड़ों आम लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले और ओवरड्राफ्ट की लिमिट 10,000 रुपए तक कर दी गई। अब इसकी इफिशिएंसी का डिस्कशन हम कभी और करेंगे, पर इससे हुआ ये कि देश के इतने सारे लोग फॉर्मल बैंकिंग से जुड़ गए। ये जन धन अकाउंट्स बैंक, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से लिंक थे, इसलिए इसको जैम ट्रिनिटी नाम दिया गया। इसी साल रुपे, जो कि इंडिया का खुद का ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया और सारे जन धन अकाउंट से लिंक किया गया। सबके पास एक ATM कार्ड था बस। इसी साल मेक इन इंडिया भी लॉन्च हुआ, जिसके कारण और ज्यादा इंडिया से बनने वाले डिजिटल प्रोडक्ट्स बने, सर्विसेज बने। और फिर आया सोने पे सुहागा 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन, जिसने इंडिया का ग्लोबल मैप पे डिजिटल नक्शा पूरा बदल दिया। फिर आया गवर्नमेंट का डिजी लॉकर, जो कि इंडिया में आपकी कोई से भी दस्तावेज हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट रिलेटेड, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, लाइसेंस हो, कुछ भी हो, सब कुछ एक जगह पे अवेलेबल है आज के डेट में। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो वो इंस्टॉल भी कर लीजिए आप। इसके बाद 2016 में आया स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसके कारण काफी ज्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला, और आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप्स के मामले में 3रे नंबर पे आता है। ये स्कीम एक बहुत बड़ा कारण है कि आज इंडिया में 21 फिनटेक यूनिकॉर्न्स, 24 ई-कॉमर्स यूनिकॉर्न्स और 5 एडिटेक यूनिकॉर्न्स हैं। कोई भी बाईजूस का नाम कमेंट नहीं करेगा। और 2016 वही साल है जब इंडिया को मिला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि UPI। अब मैं UPI की तारीफ करने लगूँ तो ये 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बट हम सब ने यूज़ किया है, बहुत बढ़िया है। इसी साल 2016 में आया Jio 4G, जिसके कारण इंटरनेट के प्राइसेस 225 रुपए पर GB से घट के 6.6 रुपीज पर GB तक आ गए। जियो के लॉन्च होने के पहले इंडिया इंटरनेट यूसेज में 155th नंबर पे आता था। लॉन्च होने के बाद सोचिए कहाँ आ गया, 2रे नंबर पे, सिर्फ 8 या 9 महीने में, क्योंकि फ्री में था शुरुआत में। तो अब भले यार 2016 में सब कुछ सही चल रहा था, बस एक चीज गलत हो गया, डीमोनेटाइजेशन। पर वो इंडिया के डिजिटल रिवॉल्यूशन के लिए काफी सही चीज। 8 नवंबर 2016 रात के 12 बजे से घोषित किया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोट अमान्य हो जाएंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस टाइम पे जितने भी नोट यूज करते थे भारतीय, उसमें से 80% सिर्फ 500 और 1000 के नोट थे, यानी कि मेजॉरिटी सिर्फ यही पैसा था। हाँ, ATM के बाहर सबने लाइन तो जरूर लगाया होगा, पर इसके कारण वो याद करो, उससे पहले पेटीएम याद है क्या किसी को? UPI किसी को याद है क्या? इसके बाद लोगों ने UPI का भर भर के इस्तेमाल किया।
लोगों ने मन बना लिया था कि चलो जाने दो, जो भी हुआ सो हुआ, अब यूपीआई ही यूज कर लेंगे। लेकिन 2017 में एक और नया चीज आया, जीएसटी। अभी अच्छा है कि नहीं इसके बारे में भी डिबेट नहीं हो, पर जीएसटी ने अलग अलग लगने वाले टैक्सेस को एक जगह इकट्ठा करके टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करना आसान कर दिया। इसके बस एक महीने बाद अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन पास किया आधार केस में कि प्राइवेसी आज से हर एक भारतीय का फंडामेंटल राइट रहेगा। अगले ही साल 2018 में इसी जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 377 जो कि सेम सेक्स रिलेशनशिप होता है उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया इंडिया में। इसी साल भारत में आधार बेस्ड ई-केवाईसी, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी भी स्टार्ट किया गया, जिसके कारण ये पूरा वेरिफिकेशन और अकाउंट वेरिफिकेशन का सिस्टम काफ़ी आसान हो गया। साल 2019 में वापस इलेक्शंस हुए और बीजेपी वापस सत्ता में आई। इसके बाद फास्टैग, जो कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होगा, बेसिकली टोल कलेक्ट करने का ऑटोमेटेड सिस्टम, वो मैंडेटरी कर दिया गया हर एक गाड़ियों के लिए। फास्टैग का यूज़ प्रमोट करने के लिए जो भी लोग फास्टैग नहीं यूज़ करेंगे उनको डबल टोल चार्ज किया जाने लग गया। इन स्टेप्स के कारण आज भारत में हर एक जगह डिजिटल टोल अवेलेबल है, जिससे कि भारत के गवर्नमेंट को पता चलता है कि कहाँ पर कितना टोल कलेक्ट हो रहा है। कोई बेईमानी नहीं कर सकता, कोई करप्शन नहीं कर सकता एटलीस्ट। इसके बाद 2020 में आया जिसे आना नहीं चाहिए था, कोविड के टाइम पे ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस को भारी नुकसान हुआ, पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। कोविड को मैनेज करने के लिए भारत ने वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन डिजिटल वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। भारत ने अपने इनोवेटिव और डिजिटल एबिलिटीज का यूज करते हुए आरोग्य सेतु ऐप भी बनाया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सेल्फ असेसमेंट मैनेजमेंट हो पाया कोविड के टाइम। और अब जब इतने साल गुजर गए हैं तब हमें समझ में आता है कि जैम ट्रिनिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ये सारी चीज़ों के कारण कोविड में लोगों को डायरेक्टली पैसा मिला, आर्थिक सहायता मिली और बहुत सारे अच्छे काम हुए। साल 2020 में OCEN, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसकी वीडियो में मैंने बात की है, जिससे स्मॉल बिजनेसेस और माइक्रो बिजनेसेस को लोन लेने में काफ़ी सहायता मिलेगी। ये वीडियो आप इधर पे ही देख सकते हैं। साल 2021 में आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई, जिसका मिशन था हेल्थ सर्विसेज को डिजिटलाइज करना, पेशेंट प्रैक्टिशनर का असेसमेंट ऑनलाइन करना और जो भी लोग को हेल्थ केयर में सहायता चाहिए वो सारे प्रोसेसेस को ऑनलाइन और डिजिटलाइज करना। इसके बाद 2022 में ONDC लॉन्च किया गया, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस पे भी मैंने एक लंबा चौड़ा वीडियो बना रखा है जो आप कहीं यहाँ पर देख सकते हैं। इसी साल 2022 में डिजिटल रूपी भी लॉन्च किया गया, जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सिस्टम और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करता है इंडियन रूपी को और ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट करता है। एज ऑफ February 2023 डिजिटल रूपी 50,000 यूजर्स और 5,000 मर्चेंट्स तक पहुंच चुका है। अभी भी इसकी टेस्टिंग जारी है। इससे ट्रांजैक्शंस का कॉस्ट कट करने में बहुत मदद मिलेगी। रिलायंस रिटेल इनोवेटिव ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पार्टनर करने वाली ई-रूपी यूज करने वाली पहली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। साल 2023 के अगस्त में भारत सरकार का प्लान है बीमा सुगम नाम के एक पोर्टल को लाने की, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ देवाशीष पांडा जी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर के लिए UPI के समान काम करेगा। ये इंश्योरेंस के लिए सभी स्टेक होल्डर्स, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनको एक जगह कनेक्ट करके एक वन स्टॉप और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनने का दावा करता है। तो ये थी भारत की डिजिटलाइजेशन की कहानी पूरे डिटेल्ड में विथ टाइमलाइंस। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी इफिशिएंट है, कौन सी नहीं, ये डिस्कशन हम नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि एज भारतीय हमें नाज होना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन में आज भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे है। आगे और भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी नाज होना चाहिए।